नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा मैं दर्शकों ये कहता रहता हूँ कि आइए स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर स्वागत कर लिया जाए अपने गेस्ट का, लेकिन आज हमारे गेस्ट हमारे बगल में बैठे हैं, तो आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे खोजी पहलवान चिरपरिचित बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार। जय हो जय हो। अच्छा, मैं जय श्री राम तो लोग ना बहुत नाराज होते हैं कि आप जय श्री राम आगे से क्यों नहीं बोलते। नहीं, मैंने अपने कई वीडियो में दर्शकों से कहा है कि बिल्कुल मैं जय श्री राम के अभिवादन का जवाब बिल्कुल देता हूं और जय श्री राम से ही देता हूं। दर्शकों, आज बाबा रामदास हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्ट्रीम यार्ड पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, वर्चुअल स्टूडियो में कई बार हमको और बाबा रामदास जी को आप लोगों ने बातचीत करते हुए देखा होगा। तो आज प्रारंभ पर मैं लगभग 2 दिन के अंतराल पर एक वीडियो के जरिए आपके सामने हूँ। बाबा रामदास जी, 2 दिन से मैं गायब हूँ, मैं यूँ कह लूँ, लेकिन कुश्ती में बहुत सारे सुने हैं और दांव लग गए हैं और पेंच लगे हैं। तो सर जरा एक सिलसिलेवार अगर आप पिछले 3 दिन कुश्ती में कैसे बीते, भारतीय कुश्ती में, जरा वो बता दें दर्शकों को। दादा, कुश्ती का दंगल जो है वो अनवरत चालू है और उसमें नए नए दांव लग रहे हैं। तो ट्रायल के ग्राउंड पे ये हुआ कि अब वो आपको मालूम है कि ट्रायल देने नहीं आए थे जब दोनों धरना जीवी, तो बाद में उन्होंने एक वीडियो किया, फेसबुक लाइव किया, उसमें सफाइयाँ पेश की कि हम ट्रायल से कभी नहीं भागे। तो मैंने कहा भैया, भागे या नहीं भागे इतनी लफ्फाजी हमको आती नहीं है। हमको इतना पता है कि जिस दिन 22-23 जुलाई को ट्रायल हुई आप उसमें नहीं थे। ठीक, पहली बात, भागे कि नहीं भागे ये आप डिफाइन कीजिए, पर आप ट्रायल नहीं लड़े। इसके बावजूद आपका नाम एंट्री में आपके नाम की भेजेगी। ये जो लड़ा, जिसने खून और पसीना मैट पे बहाया, वो स्टैंड बाई है। अच्छा ये होता कि उसका नाम जाता, आप स्टैंड बाई में रहते और कल को मान लीजिए दोबारा ट्रायल होगी या कभी फाइनल एंट्री भेजी जाएगी तो आपको भेज दिया जाता, अगर आप उसको पटक लेते। ठीक बात। और ये जेनरसिटी आपको दिखानी थी, ये बड़ा दिल आपको दिखाना था कि नहीं, एंट्री में उस बच्चे का नाम भेजो, हम आगे ट्रायल देंगे, जीतेंगे तो हम चले जाएंगे। और यदि आप जीत जाते हैं तो भाई हमारा तो पहले दिन से एक स्टैंड रहा है कि द बेस्ट शुड गो। ठीक बात। अंतिम पंगाल मेरी रिश्तेदार नहीं है और विनेश फोगाट से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बोथ आर वेरी गुड रेसलर्स, हाँ बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। ये भी सही है। हमारा तो सिर्फ एक आग्रह है, only the best should go after a fair trial, a trial which is taken on a level ground, सबको बराबरी का मौका मिले। खैर साहब, तो आप ट्रायल पे नहीं आए, बहुत उठापटक हुई। अब एक नया उसमें आ गया है कि अब 9 और 10 अगस्त को दोबारा ट्रायल होगी, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होनी है। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो अब उसमें जो बच्चे 22 और 23 को ट्रायल दिए हैं वो कहते हैं कि साहब इतनी जल्दी ट्रायल कराना ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। समझदार लोग वाकई, मैं भी कहता हूँ कि नहीं, इतनी जल्दी ट्रायल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों पर, उनके ऊपर शारीरिक बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। हर ट्रायल से पहले उनको 4-5 किलो वजन घटाना होता है हर बच्चे को। उसके बाद इट इज़ वेरी स्ट्रेनस, और कंपटीशन के इतनी नज़दीक अगर आप बार बार वेट रिड्यूस करते हैं और उस कंडीशन में, देखिए सामान्य स्थिति में लड़ना और शरीर पर इतना ज़्यादा दबाव डाल के, इतना ज़्यादा प्रेशर लेके, मेंटल एज वेल एज फिजिकल प्रेशर, वेट रिड्यूस करने का जो प्रेशर है, 3-3 दिन 4-4 दिन भूखा रहता है, 15 दिन से उसने खाना छोड़ रखा है, तब जाके उसने 5 किलो वजन कम किया है। अभी उस ट्रॉमा से, इट इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है बात। हाँ, उसके बाद वो कुश्ती भी लड़ा 4,
मात्र 4 घंटे में 4 कुश्ती। 10 दिन बाद आपने फिर उसको उसी प्रक्रिया में घुसेड़ दिया। 10 दिन क्यों? मतलब 23 जुलाई को ट्रायल हुई, 7 दिन उधर मिला, 17 दिन बाद आपको एक नई ट्रायल देनी है। इसका मतलब उस ट्रॉमा से रिकवरी के लिए तो आपको 5 दिन भी नहीं मिले, आपने फिर वेट रिडक्शन शुरू कर दी। और जबकि आपको 2 मेजर टूर्नामेंट्स लड़ने हैं। तो अगर आप कंपटीशन से मेजर, देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप इज द मेजर कंपटीशन, एशियन गेम्स इज द मेजर कंपटीशन, उससे पहले आप अपनी पूरी टीम को इतना ज्यादा स्ट्रेन डाल रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेशन। अब पिछले एक वीडियो में भी उस दिन मेरी ऑडियो बहुत कम थी, इसलिए बहुत सारे दर्शकों को वो बात समझ नहीं आई होगी, इसलिए मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा आज। बिल्कुल कि बिल्कुल। इस पूरे विवाद में ना बहुत सारे लोगों ने कहा कि फेडरेशन जो है बिना ट्रायल के आज तक भेजती क्यों थी, और अब जो नई फेडरेशन बन रही है तो लेटेस्ट मेक अ पॉलिसी कि आज के बाद कभी भी कोई भी खिलाड़ी बिना ट्रायल के किसी मेजर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं, ये सही पॉलिसी नहीं है। हर बार हर कंपटीशन से पहले ट्रायल लेना अच्छी पॉलिसी नहीं है। अच्छा, इसलिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इसीलिए कंट्राडिक्ट पुराने व्यवस्था में और बहुत सारी अन्य गेम्स में भी हर बार ट्रायल नहीं ली जाती। ठीक। फेडरेशन की जो सिलेक्शन कमेटी होती है और जो चीफ कोचेस होते हैं वो स्व विवेक से निर्णय लेते हैं कि किस कंपटीशन में कौन लड़का पार्टिसिपेट करेगा। कारण वही है कि हर बार अगर आप ट्रायल लेंगे तो हमारा, चूंकि सिर्फ एक सुपर हैवी वेट को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी वजनों में खिलाड़ी को वेट कंट्रोल करना है। और एक साल में 10 मेजर कॉम्पिटिशन होते हैं, तो फिर उसको कितनी बार अपनी बॉडी एडमिनिस्ट्रेट करनी होगी। इसलिए अब आखिर ये विवाद फिर आखिर पैदा क्यों हुआ? जब ट्रायल न लेना भी एक एक्सेप्टेड पॉलिसी है, ठीक बात, तो आखिर फिर ये विवाद क्यों है? ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। हाँ, जेन्युइन मैं सवाल खुद कहता हूं कि हर बार ट्रायल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अब मैं क्यों पिछले 3 महीने से रो रहा हूं ट्रायल 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 ट्रायल? देखिए, दोनों परिस्थितियों में अंतर होता है। सिलेक्शन कमेटी और कोच को पता होता है कि मेरी पूरी टीम कितने पानी में है। हाँ, है ना? वो कुमार घड़े को ऐसे टन टन बजा के देखता है तो टन टन बोलता है। बिल्कुल। तो कोच को, उस्ताद को पता होता है कि कौन लड़का कितने पानी में है, क्योंकि वो रोज उसकी ट्रेनिंग देख रहा है। पर हमारे यहाँ क्या हो कि पिछले 8 महीने से कैंप्स नहीं लग रहे, तो लड़के सब अपने अपने घरों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। कौन कितनी क्या कर रहा है कोच को बेचारे को मालूम ही नहीं है, चीफ कोच को। धरना जी भी खुद कह रहे हैं कि हमने पिछले 6 महीने में पहलवानी नहीं की है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं अनफिट हूं। वो खुद कह रहे हैं कि हमको समय दीजिए जिससे कि हम पहलवानी थोड़ी देर कर ले, फिट हो जाए। ये तो वो अपने मुंह से कह रहे हैं ना। बिल्कुल, ट्रायल से छूट भी इसी आधार पर मांगा उन्होंने। हाँ। इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, इस केस में, अच्छा, इस एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले एक सिंगल ट्रायल करा लेते, उसी में सेलेक्ट कर लेते कि एशियन गेम्स कौन खेलेगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन खेलेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास 2 अच्छे लड़के हैं जो दोनों फर्स्ट सेकंड आए हैं, तो कोच कई बार ये भी निर्णय ले लेगा कि तुम एशियन गेम्स खेलो और तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलो, बिकॉज ही नोज दैट बोथ आर इक्वली गुड। ठीक। और मैंने जैसे कि हमेशा बताया कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि हमारे जो हर वजन के जो पहले 4 लड़के हैं ना, उसमें आपको फर्स्ट छांटना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है बेस्ट ऑफ 3 कराना चाहिए। मतलब आज इसने उसको हरा लिया, 1 घंटे बाद दोबारा कुश्ती कराई है, अगले दिन दोबारा कराई, हो सकता है वो इसको हरा ले, क्योंकि इतना एकदम जैसे एथलेटिक्स में फोटो फिनिश कहा जाता है ना। ठीक बात। तो कंपटीशन इज सो टफ। ये अभी जो एशियन गेम वाले ट्रायल हुए हैं उसमें देखने को मिला है कितने उलटफेर। हाँ, बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। तो जो लड़का 4th आया है ना, वो कल को फर्स्ट आ जाएगा।
द बेंच स्ट्रेंथ इज सो गुड। तो सर इसलिए ये कि हर बार ट्रायल हो, ये भी सही पॉलिसी नहीं है। आपको चीफ कोच को और सिलेक्शन कमेटी को के विवेक पर भरोसा करना पड़ेगा, परंतु उसमें एक बात है कि बशर्ते कि सिलेक्शन कमेटी और चीफ कोच ईमानदारी से काम करें। देयर शुड बी नो ट्रस्ट डेफिसिट। मतलब खिलाड़ी सिलेक्शन कमेटी पे विश्वास ही नहीं करता, खिलाड़ी सिलेक्शन कमेटी पे तरह तरह के घिनौने आरोप लगा रहा है, अपने चीफ कोच को घिनौने आरोप लगा रहा है, चीफ कोच को बदलने के लिए घिनौनी राजनीति कर रहा है। तो इंडियन रेसलिंग क्या है कि पिछले 6-8 महीने से ना ट्रस्ट डेफिसिट से गुजर रही है सर। कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, ये बात तो देखने को मिल रही है। ये बिल्कुल मूल समस्या ये है। अगला सवाल पूछिए। ठीक बात है। अच्छा, अब आपने जब ये कहा कि ये 10 तारीख को एक और ट्रायल होना है, तो इस ट्रायल का ये केवल वर्ल्ड जो चैंपियनशिप हो रही है उसके लिए हो रहा है, या इसमें से कोई और संभावनाएं, ये जो शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है एशियाड के लिए, इसमें भी कुछ होने की संभावना है? 2 वजनों 53, हाँ, दो ही में 53 किलो और ये 53 और 65 किलो में। हाँ। ज्ञान शेरावत जी ने एक बयान दिया है कि यदि इस ट्रायल में विनेश और बजरंग हार जाते हैं तो उनका एशियन गेम्स से भी नाम कट जाएगा। तो मैंने उसमें एक ही कहा है, बट द ट्रायल शुड बी फेयर, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 4 बाउट होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी की असली फिटनेस का पता तो 4 बाउट में भी चलेगा। 4 बाउट मतलब 4 अलग अलग लोगों से कुश्तियां, 4 अलग, एक सेशन में 4 कुश्ती। देखिए हमारा रेसलिंग का फॉर्मेट ऐसा हो गया है कि सुबह 9 बजे, सुबह 7 बजे वजन होता है और 9 बजे कुश्तियां शुरू होती है, 9 साढ़े 9, और शाम 3 साढ़े 3 तक सेमीफाइनल फाइनल हो जाता है। ठीक है। उस दौरान 4 कुश्ती लड़नी पड़ती है, और कम से कम एक कुश्ती तो ऐसी आ जाती है जो मात्र 20-25 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आ जाती है। जैसे अभी आप एक कुश्ती लड़के उतरे, 20 मिनट बाद दोबारा कुश्ती लड़ने के लिए चढ़ गए। ठीक है। तो ऐसे में सर क्या है कि रेसलिंग जो है ना वो एक्सट्रीम फिटनेस का गेम बन चुका है। अनफिट आदमी अपने अनुभव के बल पे एक कुश्ती तो सब निकाल लेता है किसी तरह, 4 नहीं निकाल सकता। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, ये जो इसमें एक नया पेंच आया है, जो कि आप कह रहे हैं कि वो एडाक कमेटी जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने ही कहा कि साहब अगर नहीं इसमें जीते तो फिर एशियाड में नहीं जाएंगे। ये ज्ञान कहाँ से आया और ये डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्या ये पहलवानों के प्रेशर से हुआ? क्या ये जो कुश्ती में हो रही राजनीति को लेके लानत मनानत की गई, समाज में की गई, ये हुआ? आखिर ये कुश्ती गवर्न कहाँ से हो रही है इस समय? क्योंकि बहुत हो गया, कुश्ती पिछले 1 साल से सड़क पर है, अखाड़े में तो बहुत कम है। उसके बाद ये राजनीतियों में चली गई, उसके बाद ये पंचायतों में चली गई, उसके बाद किसान सभा में चली गई, उसके बाद कभी एडाक कमेटी पर चली आती है, कोर्ट में चली गई, कभी कोर्ट में चली जाती है, कोर्ट में लगातार जा रही है। तो आखिर कुश्ती को चला कौन रहा है? ये रातों रात ज्ञान कहाँ से आता है और क्यों ऐसा होता है? अच्छा, अब मैं यहाँ ये सवाल आपसे पूछूं कि अगर विनेश को और बजरंग को थ्रू कर दिया गया है तो क्या अब एक नई शर्त लाद देना उन बीच में उनके खिलाफ अन्याय नहीं है, उनके साथ अन्याय नहीं है? आखिर ये हाज पाज डिसीजन मेकर्स के लेवल पर क्यों चल रहा है? सर एक तो ना देखिए, WFI जो कि असली संस्था है, जो कि कुश्ती को रन करती है, वो तो है ठंडे बस्ते में। आप एक काम चलाऊ संस्था से पहले ओवरसाइट कमेटी जनवरी में उसने टेक ओवर कर लिया था, तो 2-3 महीने ओवरसाइट कमेटी ने काम संभाला। अब जो है फिर WFI ने जब काम करना शुरू किया तो फिर धरने पे बैठ गए, तो अब एडॉक कमेटी काम कर रही है। तो सर देखिए, जो पेरेंट बॉडी है, जो फुल फ्लेश्ड बॉडी है, अधिकार संपन्न है, वो तो पॉलिसी डिसीजंस ले सकती है। ठीक है। एडॉक कमेटी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती।
मैं इसको ऊपर कर लूँ थोड़ा सा, नहीं ये नहीं ठीक है, आप साउंड बोले, में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं, आप बोले। तो सब एडहॉक कमेटी नीति बदल नहीं सकती कायदन, ठीक है, मॉरली। ठीक है। तो यहां पे सब एक अनिर्णय की स्थिति है, फेडरेशन है नहीं, एंड द एडहॉक कमेटी इज बीइंग गवर्न्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजी साई, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एंड डिफरेंट पॉलिटिकल फोर्सेस आर इन्फ्लुएंसिंग द सिनेरियो। ठीक है। तो अब इसमें ना बहुत सारी राजनीति इन्वॉल्व हो गई। राजनीति में वैसे राजनीति नहीं, सचमुच वोट बैंक पॉलिटिक्स ठीक है, इस चीज को प्रभावित कर रही है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किधर है, उस पर हम लोग एक अलग बात करेंगे। अच्छा अब ये बताइए, आप जब ये बताए बहुत तरीके की राजनीति इन्वॉल्व हो गई है, WFI ठीक से फंक्शन कर नहीं रही है ही नहीं है अस्तित्व में, एडहॉक कमेटी काम की है, तो आखिर WFI एक फुल फ्लेज तरीके से स्वतंत्र बॉडी के तौर पर आके कुश्ती संभाल ले, इसके लिए इलेक्शन WFI के, तो चलिए जरा उस पर अपडेट लेते हैं। इलेक्शन का क्या हाल है सर WFI के, क्योंकि ये तो तय हुआ ना कि WFI जब तक इलेक्ट होके नई बॉडी नहीं आ जाएगी तब तक ये सारा कुछ हाश पाश चलता रहेगा। तो आखिर इसका अंतिम हल तो WFI के चुनाव है, नई बॉडी है, तो वो कैसे आ रही है, कब आ रही है? WFI के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इलेक्टोरल रोल बन चुका है। तो देखिए चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है इलेक्टोरल, आखिर वोट कौन देगा और चुनाव कौन लड़ेगा। ये तो बड़ी मानी हुई बात है, मतदाता सूची तैयार होगी तभी तो चुनाव होगा। तो मतदाता सूची तैयार करने में ही सबसे बड़ा घालमेल हुआ है। घालमेल ये हुआ कि साहब जब अमित शाह जी से पहलवान जी लोग मिलने गए दौरान धरना जंतर मंतर, तो 9 डिमांड्स रखी थी, पब्लिक डोमेन में है। और भाई हाँ, और अमित शाह जी का दिल बहुत बड़ा है, होना चाहिए, एक जो देश का महत्वपूर्ण राजनेता है, बड़ा नेता है, गृह मंत्री हैं देश के, तो उन्होंने वो 9 डिमांड चार्टर देके बिना तथास्तु बोल दिया। अच्छा, इतना प्रेम उनको छछाया हुआ था पहलवानों से। हाँ, तो अब उसमें कुछ डिमांड्स तो नॉर्मल थी कि 28 मई को हमने जो सड़कों पर उत्पात और मुकदमा वापस ले लीजिए, ये सब था, हमको बहाल कर दीजिए, हमारे 2 राहु केतु को जो है एडहॉक कमेटी में सलाहकार बना लीजिए, हमारी पोस्टिंग नौकरी में ठीक ठाक जगह करा दीजिए। इसके बाद एशियन गेम में हमारा नाम डलवा दीजिए बिना ट्रायल। अच्छा, या ट्रायल पोस्टपोन कर दीजिए। तो ट्रायल तो ये इनके हाथ में था नहीं, ट्रायल के लिए समय अगर देना था तो वो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एशियन ओलंपिक कमेटी को देना था। ठीक, तो वहां से सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिला। जो सबसे बड़ा इनकी जो मांग थी वो थी कि फेडरेशन मुझको दे दे ठाकुर। अब फेडरेशन में होते हैं 3 मुख्य पद, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष। तो इन्होंने वो रानी कैकेयी ने क्या पता नहीं वो राजपाट मांग लिया था भरत के लिए, और भगवान राम के लिए वनवास मांग लिया था। तो इन्होंने जो है फेडरेशन मांग ली। तो अमित शाह जी ने ठाकुर से कहा, गए ठाकुर ये दोनों हाथ हमको दे दो। तो ठाकुर ने कहा कि अमित शाह जी हाथ रहने दीजिए, गर्दन काट लीजिए, बल्कि हैं, अगर हाथ कट जाएंगे तो फिर मैं गर्दन लेके क्या करूंगा, हैं? तो आप एक काम कीजिए, हाथ हो तो रहने दीजिए, गर्दन हो काट लीजिए। तो बोले नहीं यार, इतना बड़ा अन्याय कैसे कर दूंगा। तो बोले फिर हाथ तो मैं नहीं दूंगा। अब सब अमित शाह जी की एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने बिना सोचे समझे तथास्तु तो कह दिया था। अब सब उनको वो वादा भी निभाना कि तो ये 3 लोग, तो उन्होंने कहा चलो अब लीगैलिटी ये है कि ये तीनों चुनाव ही नहीं लड़ सकते।
विनेश फोगाट का कोई आदमी उन तीनों पद पे आने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, क्योंकि चुनाव वो लड़ेगा जो किसी स्टेट बॉडी में पदाधिकारी है। इनका कोई आदमी किसी स्टेट बॉडी में पदाधिकारी ही नहीं है। ठीक है। और जो है वो इनके आदमी बनने को तैयार नहीं हुए। तो अमित शाह जी ने एक रास्ता बनाया कि चलो हम इतना कर देते हैं कि तुम्हारे 3 आदमी इलेक्टोरल रोल में घुसा देते हैं। तो पहले उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश की, कहीं तो उनको जगह नहीं मिली। तो फिर अमित शाह जी ने ऐसा सुनने में आया है कि खुद इनसे कह के, इनसे किनसे? ठाकुर साहब से, आप ब्रजभूषण कह के, मिस्टर पीसी लोचक हैं, रेलवे के स्पोर्ट्स अफसर हैं, उनको घुसाया गुजरात से। एक अनीता मैडम है, उनको घुसाया है उड़ीसा से। और एक देवेंद्र जी हैं, वो मन्नत ढाबे नहीं है दिल्ली चंडीगढ़ रास्ते पे बहुत सारे, मन्नत के नाम से जयपुर रोड पे भी हैं। हाँ, उनके मालिक हैं। तो उनको घुसाया है असम से। ठीक है। तो पहले तो इलेक्टोरल रोल में इनको घुसाया गया। अब इसका मतलब अब उन तीनों के लड़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है। कि सरकार ने अमित शाह, मैं सरकार में सीधे सीधे अमित शाह जी का नाम लूंगा, क्योंकि मुझे तो शुगर कोट करने की आदत है नहीं। ठीक बात है। तो इन्होंने बाकायदा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इन 3 लोगों को इलेक्टोरल रोल में घुसा दिया है। अब ये 3 मोस्ट प्रोबेबली धरना जीवियों का प्रतिनिधि बनकर फेडरेशन का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ बताइए, एक और वीडियो में हमने जब दर्शकों को ये समझाने का प्रयास किया था कि WFI का चुनाव कैसे होता है, तो उस दौरान जब यही 9 इनके जो पॉइंट्स थे गृह मंत्री से मिलने के बाद, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह या इनके कोई आदमी अगले चुनाव में WFI के इलेक्शन नहीं लड़े। तो उस समय मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि क्या किसी संघ में या किसी चुनाव में चुनाव कौन लड़े और चुनाव कौन न लड़े, ये कौन तय करेगा? ये कोई व्यक्ति तो तय कर नहीं सकता, ना रोक लगाया जा सकता है। भाई चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे MLA का चुनाव हो, चाहे MP का चुनाव हो, या किसी फेडरेशन में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव हो, अगर कोई आदमी अहर्ता रखता है चुनाव लड़ने के तो वो तो चुनाव लड़ेगा, उसको कैसे रोका जा सकता है? अब किसी और को जिताने के लिए 3 नए, अब आपने ये कहा कि ये 3 लोग नए आए हैं, तो ये 3 लोग मान लीजिए तीनों के तीनों प्रत्याशी हो गए 3 पद के, एक बार कह लेते हैं, तो इनको वोट देने के लिए इनके आदमी होने चाहिए। तो जो आज नेता बना है, आपने कहा गुजरात से कोई डाल दिया गया, कोई आसाम से डाल दिया गया, कोई कहीं से डाल दिया गया, तो जो आज नेता बना है वो आगे आने वाले मतदाताओं का वोट कब ले लेगा ये, और किसी को चुनाव लड़ने से रोका कैसे जा सकता है? तो ऐसे में इन 2 बातों को अगर सामने रखिए तो फिर WFI का चुनाव आगे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो वो रेल में बिहार जाने वाली गाड़ी में जनरल डिब्बा में पहले तो आप घुस ही नहीं सकते। हाँ ठीक है। पर अगर कोई GRP के 4 आ जाए लठ लेके तो किसी तरह आपको घुसा देंगे। हाँ क्यों? ठीक बात है। GRP है भाई, रेल की मालिक है। ठीक है। अरे हम कहते हैं आपातकालीन खिड़की में से घुसेड़ दिया। हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर GRP वाले 4 डंडा लेके अंदर घुसेंगे और ऐसे डंडा फटकारेंगे और एक सीट वाले लड़कों को बोलेंगे उतरो नीचे, स्टाफ का सीट कर दिया, बिठा के ले जाएंगे। ठीक है। तो सर उसके लिए डंडा सरकार को बाकायदा दंड प्रयोग करना होगा। ठीक है, लेकिन ये की स्थिति ये भी होती है साहब कि जुगाड़ से आपने प्लेटफॉर्म पे तो जगह बनवा लिया, GRP वाले से कह के अंदर बैठने की एक सीट तो ले ली, GRP वाला माथे यानी आपके स्टेशन, अंतिम स्टेशन तक आपको पहुंचाना का अगर काम नहीं लिया तो जैसे ही ट्रेन आउटर सिग्नल पार करती है ना साहब, एक स्टेशन बीतता नहीं है कि बागी बोगी वाले जिनके ऊपर उस शुरुआती स्टेशन पर
ये कुकर्म हुआ रहता है, वो पटक के जो है बोतल और सीट से बाहर कर दें तो फिर क्या करेंगे आप? वो सब बाद की बातें है, पर फिलहाल तो जीआरपी जो है चढ़ाने की जुगत में है। चढ़ा दी है, मतलब जीआरपी डब्बे में चढ़ा दी है। अच्छा, अब देखिए सीट दिला पाती है कि नहीं। चलिए दर्शकों, तो जैसा कि एक 2-3 दिन के गैप के बाद बाबा रामदास जी से ये जो बात हुई, तो हमने कहा कि जैसे मिलते हैं तो प्रणाम आशीर्वाद होता है, तो हम लोग चूंकि दूर दूर बैठ के और लगातार भारतीय कुश्ती पर काफ़ी सारी बातें की, हम और विषय पे भी लगातार अपने दर्शकों से बात करते ही रहे हैं। तो हमने सबसे पहले पहलवान जी से यही पूछा कि जरा हाल समाचार बता दिए, क्या चल रहा है पिछले 2-3 दिन से कुश्ती में। तो आपने कहा कि ये हाल समाचार जो है कैमरा ऑन करके कर लेते हैं। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि कुछ तो एक अपडेशन हुआ होगा और इसके बाद हम अपनी नियमित बातचीत बाबा रामदास जी से शुरू करेंगे। तो बाबा जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है और हमेशा तो आपसे आज्ञा लेते हैं, तो कम से कम ऑन स्क्रीन तो आपसे आज्ञा लेते हैं आज की चर्चा के लिए। आपने समय दिया और अगर चलते चलते कुछ कंक्लूड करें तो फिर उसके बाद इस चर्चा को सिर्फ इतना करना है कि 30 तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने दिल्ली में अपने वोटर्स की मीटिंग बुलाई है। उससे पता लग जाएगा कितने लोग अभी भी उनके साथ हैं। हालांकि अगर सही ईमानदारी से अगर जीआरपी का डंडा ना हो तो मेरे हिसाब से तो 50 में 50 वोटर उनके हैं। ठीक बात है। अब जीआरपी डंडे से कैसे सीट खाली करा लेती है, ये तो मालिक है। और इसमें एक दिक्कत है, भाजपा वालों के साथ एक ना बहुत बड़ी समस्या है, ये पार्टी के अनुशासित सिपाही होते हैं। ब्रजभूषण सिंह को यही समस्या है कि ये पार्टी के अनुशासित सिपाही है। पार्टी हाईकमान जो है ना, पार्टी की दुहाई देके जब माँ बेटे को गोदी में लेके जब कोई गुहार लगाती है ना, तो वो पार्टी तो भाई माँ है। बात सही है। हालांकि इसके दोनों पक्ष हैं। राजनीतिक पार्टी से यानी अपनी माँ से इस स्तर का समर्पण, ये एक उच्चतम आदर्श है। लेकिन उसी के साथ जो हम लोगों ने अभी पिछले इतने देर बात की है, तो बात ये ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो है, पार्टी हाईकमान पार्टी का वास्ता देके मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कर ले जा रही है। चलिए, जब इमोशनली अगर ब्लैकमेल की आप बात करते हैं तब तो फिर जीआरपी का सिपाही, आरपीएफ का सिपाही, ये सब कोई माने नहीं रखता। फिर तो आदमी ये होता है ना कि भाई साहब मेरे साथ लेडीज हैं, ये कह के भी लोग सीट खाली करा लेते हैं और सीट ले लेते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज की बातचीत से थोड़ा अपडेशन आपको हुआ होगा। तो अगली बातचीत तक आइए बाबा रामदास जी को देते हैं आज के लिए धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के बाद हम लोग इस कुश्ती के अलावा विभिन्न विषयों पर हम लोग आज कई वीडियोस करने जा रहे हैं और आपको आने वाले समय में आने वाले 1-2 दिनों में अन्य विषयों पे मतलब आपको हमारी पर्सनैलिटी के अन्य रूप भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि देखिए, राजनीति, धर्म, समाज या बाकी सारी चीज़ें पूरे जीवन में अगर हैं तो हमारी बातचीत का भी हिस्सा उनको होना चाहिए। और हम कुश्ती के अखाड़े से बहुत बार बाहर भी गए हैं, बहुत सारे और विषयों पर हम लोगों ने बातचीत किया है और सिर्फ आज ही नहीं, आपको लगातार इसी तरह की बातचीत अलग अलग विषयों पर देखने को मिलेगी। हाँ, अब यहाँ पर आपकी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बिल्कुल स्वतंत्रता से हमारी जो कमियां हैं वो लिखिए, आप जो सुनना चाहते हैं वो लिखिए, जैसा सुनना चाहते हैं वह भी हमको लिख के बताइए। तो एक बार फिर बाबा रामदास जी को धन्यवाद करते हुए आज के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।